तो प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है? जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म की बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। देखो, ये चीजें आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो। कैसे सीख चुके हो? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। अगर आपको मॉडुलस निकालना आता है, आपको आर्ग्यूमेंट निकालना आता है, तो आपको पोलर फॉर्म निकालना आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास कोई भी जेड है, जेड को मैंने लिखा a प्लस आई बी करके लिख दिया। तो ये तो मेरे पास इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। और कार्टेशियन फॉर्म को जब मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो रिजल्ट क्या निकल के आता है? रिजल्ट निकल के आता है, हम लिखते हैं आर कोस थीटा प्लस के आई आर साइन थीटा। तो ये जो होती है प्यारे बच्चे, ये होती है इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म यानी कि जो ध्रुवीय रूप होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय रूप। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय रूप इसको कहा जाता है। तो ध्रुवीय रूप बराबर हमारे पास होता है आर कोस थीटा प्लस के आई आर साइन थीटा। इट्स मीन कि यहां पर जो ये आर यूज हो रहा होता है, इसको बोला जाता है मॉडुलस। क्या कहा जाता है? मॉडुलस, यानी कि मापांक का नाम दिया जा रहा होता है। और जो मेरे पास यहां पर थीटा यूज हो रहा होता है, इस थीटा का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट से। तो यानी कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास दिया गया है, मैंने उसका मॉडुलस निकाल लिया, उसका आर्ग्यूमेंट यानी कि उसका कोणांक निकाल लिया। तो आर्ग्यूमेंट जो भी निकल के आया थीटा की जगह रख दिया, मापांक जो भी निकल के आया आर की जगह रख दिया, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा? उसका पोलर फॉर्म निकल के आ जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल के साथ चलता हूं, तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि मेरे पास मान लीजिए कोई z बराबर 1 प्लस आयोटा मेरे पास दिया गया है। हमसे कहा कि कन्वर्ट कर दीजिए पोलर फॉर्म में। अगर मुझे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे निकालना पड़ेगा आर की वैल्यू। आर का मतलब है इसका मॉडुलस। इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे? अंडर रूट रियल का स्क्वायर, रियल पार्ट 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 1 का स्क्वायर, यानी कि √2 मेरे पास मॉडुलस निकल के आ जाएगा। दूसरी बात करेंगे आर्ग्यूमेंट के लिए। तो आर्ग्यूमेंट के लिए हम समझ सकते हैं कि इसका जो कोणांक होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में है भाई? ये है प्लस प्लस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वही आर्ग्यूमेंट होता है। यानी कि यहां से निकालेंगे थीटा की वैल्यू tan इनवर्स। इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट, तो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 यानी कि tan tan आपस में नेगलेक्ट हो जाएंगे, बचेगा पाई बाई 4, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 रह जाएगी। अगर मुझे पोलर फॉर्म लिखनी है तो मैंने बताया कि r cos थीटा होती है प्लस के आई आर साइन थीटा होता है। r को तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो r cos थीटा प्लस के आई साइन थीटा भी हम लिख सकते हैं। r की वैल्यू हमने निकाली, इसका √2 निकल गया, √2 मेरे पास आ चुका है। थीटा की जगह हम लिख देंगे पाई बाई 4, तो दैट विल बी cos पाई बाई 4 एंड प्लस के आई साइन पाई बाई 4। बस इसी फॉर्म में लिखा रहेगा, तो ये मेरे पास पोलर फॉर्म बन गया है ना। तो पोलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन की आप बात कर सकते हैं। पोलर फॉर्म हमें निकालना है, मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा। इसका ध्रुवीय रूप हमें निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, इसका मॉडुलस। मॉडुलस जो इसका आएगा आर की वैल्यू वो √2 निकल के आ जाएगा, क्योंकि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट -1 है, तो -1 का स्क्वायर भी 1 देखने के लिए हमको मिल जाएगा। यहां तक बातें समझ में आ चुकी हैं। वहीं पर दूसरी बात करते हैं कोणांक के लिए। पहले देखो, ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? ये होता है फोर्थ में। अगर ये फोर्थ में होता है, देख सकते हैं ना, प्लस ये पॉजिटिव, एक्स वाला पॉजिटिव, वाई वाला नेगेटिव, तो फोर्थ में होता है। फोर्थ में जो कोणांक होता है वो होता है माइनस के पाई बाई 4 होता है, मतलब माइनस के थीटा होता है ना। तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? tan इनवर्स मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट 1/1, क्योंकि मॉडुलस लगाए तो पॉजिटिव ही आ जाएगा ना, तो ये भी मेरे पास पाई बाई 4 ही आएगा। पाई बाई 4 आया, चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव थीटा होता है, तो थीटा की जो आर्ग्यूमेंट निकल के आएगा दैट विल बी माइनस के पाई बाई 4। आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आ गई। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं कन्वर्ट करते हैं इसको पोलर फॉर्म में। √2 यहां पर आ जाएगा कोस नेगेटिव पाई बाई 4 प्लस के आई साइन नेगेटिव पाई बाई 4 हमें देखने के लिए मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे क्या दिखाई देगा? देखो, ये मेरे पास क्या है? √2 है, √2 मेरे पास ऑलरेडी √2 आ जाएगा। कोस माइनस पाई बाई 4, कोस माइनस थीटा इज प्लस के कोस थीटा, तो यहां पर कोस पाई बाई 4 आ जाएगा। साइन माइनस थीटा इज माइनस के साइन थीटा, यहां पर माइनस आना चाहिए, और ये आ जाएगा आई साइन पाई बाई 4। तो आपको इस तरह का आंसर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि √2 कोस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4। यहां पर देखो, ये तो √2 है, यहां पर ये आंसर नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको भी समझ लेता हूं एक प्रकार से, इसको भी आप देखने की कोशिश करेंगे, कहीं वो वाला आंसर तो नहीं है। कैसे? जैसे कि मेरे पास जो निकल के आया वो आया है पाई बाई 4, नेगेटिव पाई बाई 4 आया है मेरे पास। अगर मैं कहूं कि ये पूरा जो सर्कल होता है नेगेटिव पाई बाई 4 यहां आएगा, देख लेते हैं ये वाला सर्कल कितना है। तो मैं 3 पाई मतलब 360 यानी कि 2 पाई में से माइनस करके देखता हूं पाई बाई 4 को कितना रिजल्ट आएगा। 4 2 जा 8,
8 पाई माइनस के पाई बाई 4 पाई कर देंगे तो 7 पाई बाई 4 मेरे पास आ जाएगा। तो मैं इसको 7 पाई बाई 4 भी लिख सकता हूं। तो रिजल्ट मेरे पास देखो, ये तो मेरे पास आर्ग्यूमेंट किसके हिसाब से आ रहा है, प्रिंसिपल के हिसाब से आ रहा है ना, आर्ग्यूमेंट के हिसाब से 7 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो इस बिहाफ पर मैं कह सकता हूं कि ए वाला भी आंसर हो सकता है। ये तो है ही नहीं क्योंकि नेगेटिव आना चाहिए था ना, ये नहीं है, √3 है ऑलरेडी, √3 है, ये भी नहीं है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं ए विल बी द राइट आंसर, ए हमारे पास सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद पोलर फॉर्म की तरह एक डिमाइवर थ्योरम, यानी कि पोलर फॉर्म में क्या क्या प्रॉपर्टीज लगाते हैं, तो उन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं डिमाइवर थ्योरम के अंतर्गत। क्या होती है डिमाइवर थ्योरम, किस तरह से देखा जाता है, तो देखते हैं। पहली बात, जब भी मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इन द टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म लिखा रहेगा, आर को हम हटा सकते हैं, आर को छोड़कर। जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है पहला कॉन्सेप्ट कि यहां पर लिखा हुआ है कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, पर ध्यान रखेंगे कई बार गलती करता है कि साइन थीटा हमारे पास पहले दे देगा, कोस बाद में दे देगा, तो पोलर फॉर्म नहीं है। पोलर फॉर्म में रियल पार्ट कोस में आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट साइन के साथ आना चाहिए। तो ये मेरे पास है। हमने कहा इसकी जो पावर है, इसकी पावर हमने कहा n है। तो अकॉर्डिंग टू डिमाइवर थ्योरम क्या कहती है, डिमाइवर प्रमेय ये कहती है कि जो पावर होती है वो इस थीटा और इस थीटा के साथ क्या करती है, मल्टीप्लाई करने लग जाती है। यानी कि ये जो मेरे पास आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा कोस n थीटा प्लस के आई साइन n थीटा, ऐसा मुझे देखने के लिए प्यारे बच्चे मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, डिमाइवर थ्योरम देखने के लिए मिलता है, कोस n थीटा प्लस के आई साइन n थीटा। आई होप सो ये वाली बात समझ में आ गई होगी। वहीं पर दूसरा रूल क्या होता है अकॉर्डिंग टू डिमाइवर थ्योरम, दूसरा रूल होता है, मान लीजिए कोस थीटा 1 मेरे पास था, यहां पर आई साइन थीटा 1 है, ये कोई पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लाई किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर कोस थीटा 2 प्लस के आई साइन थीटा 2 के साथ हो रहा है। एज इट इज इसका मल्टीप्लाई कोस थीटा 3, ठीक है, और प्लस के आई साइन थीटा 3 के साथ हो रहा है। और ऐसा मल्टीप्लाई लगातार होता चला जा रहा है और लास्ट में जाके कोस थीटा n और प्लस के आई साइन थीटा n तक मल्टीप्लाई जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डिमाइवर थ्योरम हमसे क्या कहती है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोस जितने भी मेरे पास थीटा चले, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस सो ऑन, कहां तक जा रहा है, थीटा n तक, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्लस के आई साइन लिखेंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस सो ऑन, ऐसे करके थीटा n तक ये भी चीजें चली जाएंगी। तो ये तरीका होता है कि जब मैं जे किसी भी डिमाइवर थ्योरम को मतलब इस तरह की कंडीशन दी जाएगी तो मैं उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूं। आई होप सो ये वाली बातें समझ में आ चुकी हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ चुका है। रूल नंबर 3 कहता है कि कभी भी मेरे पास जैसे 1 अपॉन कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा है, क्योंकि हमने समझा कि ये तो सर डिवाइड में है ना, डिवाइड में है तो हम देख पा रहे होंगे इसकी पावर जो है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा की पावर -1, यस और नो। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल जो माइनस जो पावर होती है, पावर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करती है, तो क्या रिजल्ट मेरे पास आएगा, कोस माइनस थीटा प्लस के आई साइन माइनस थीटा। और हम देख पा रहे होंगे कोस माइनस थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव कोस थीटा, क्योंकि कोस माइनस थीटा इज पॉजिटिव कोस थीटा एंड साइन माइनस थीटा इज नेगेटिव साइन थीटा। तो यहां पर मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा और यहां से आ जाएगा साइन थीटा। तो यहां से मुझे ये वाली वैल्यूज देखने के लिए मिली। तो यानी कि हमें देखना यह है कि अगर कभी डिवाइड में ये पोलर फॉर्म की तरह लिखा हुआ है तो अकॉर्डिंग टू डिमाइवर इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ माइनस आ जाएगा। यस और नो, समझ में आ गई मेरी बातें। तो ये 3 रूल्स कहीं ना कहीं डिमाइवर थ्योरम पर देखने के लिए मिलते हैं और इन्हीं पर आधारित हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब क्या आता है हमारे पास, जैसे कि एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोस 45 प्लस के आई साइन 45 का होल स्क्वायर। अब यहां पर होल स्क्वायर डाला गया है, इसका हमें यूज करना है, इसका वैल्यूज हमसे पूछ रहा है। तो हम अगर वैल्यूज पूछे तो डिमाइवर थ्योरम का तो यूज कर सकते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू डिमाइवर थ्योरम हमसे क्या कहता है कि ये जो 2 होगा हमारे पास, ये एंगल इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाला होगा। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, दिस विल बी कोस 45 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, दैट विल बी 90। ये आ जाएगा प्लस के आई साइन 45 2 जा 90 आ जाएगा। तो कोस 90 का जो वैल्यू होता है वो हमारे पास 0 होता है, यहां पर आई है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। रिजल्ट मेरे पास आयोटा निकल के आ जाएगा और आयोटा इन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो ये वाली बात बिल्कुल अच्छे तरीके से सब बच्चों को समझ में आ चुकी है। वहीं पर जैसे कि पोलर फॉर्म हमसे कह रहा है, इसकी पोलर फॉर्म, ठीक है, क्या ये पोलर फॉर्म में है ऑलरेडी, ठीक है, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ। अच्छा ये हमसे पूछ रहा है कि ये पोलर फॉर्म ऑफ नहीं होगा, ठीक है, फ्रॉम ऑफ। अच्छा
ये हमसे कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पोलर फॉर्म हमारे पास है, ये पोलर फॉर्म इनमें से किसकी है, इनमें से किसकी पोलर फॉर्म है, ऐसा हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर जो ये वैल्यूज है ये तो आर की वैल्यू है, यानी कि मॉडुलस की वैल्यूज है। इसका मॉडुलस निकालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 4 से मेरे पास 2 आएगा तो मॉडुलस तो 2 इसका भी आएगा, इसका भी मॉडुलस 2 आएगा, इसका भी मॉडुलस 2 आएगा। बात करते हैं कि इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो जीरो है, तो आर्ग्यूमेंट जीरो आना चाहिए ना। आर्ग्यूमेंट जीरो कब आएगा जरा देखते हैं। आर्ग्यूमेंट निकालते पहले थीटा निकालते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan इनवर्स यहां पर बन जाएगा मेरे पास 10 और 0 डिवाइड बाय 2, यानी tan इनवर्स 0 डिवाइड बाय 2, 0 डिवाइड बाय 2 मुझे क्या देगा, 0 देगा, tan 0 मतलब 0, तो आर्ग्यूमेंट 0 निकल के आ रहा है, यानी कि सही बात है, ए वाला बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। सर ये वाला नहीं होगा क्या? अगर मैं इस वाले की बात करूंगा, ठीक है, तो मैं इसको एक बार सही करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। जैसे कि मेरे पास माइनस के 2 है, प्लस के 0 है, अगर मैं इसका आर्ग्यूमेंट निकालने की बात करूंगा तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? माइनस पहले है, फिर पहले माइनस है, फिर प्लस है, इसका मतलब सर ये जा रहा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू तो मेरे पास 0 ही आएगी, पर सेकंड क्वाड्रेंट में जब आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं वो मेरे पास होता है पाई माइनस के थीटा, यानी कि मेरे पास पाई आना चाहिए था, तो यहां पर मुझे पाई रखना पड़ेगा। अगर मैं पाई रखूंगा तो मेरे पास कोस पाई का वैल्यू -1 आ जाएगा, साइन पाई का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो मेरे पास फिर रिजल्ट वो बन के नहीं आएगा। यानी कि पाई अगर होता तो मैं कहता ये आंसर होता, अदरवाइज ये आंसर नहीं है। ये तो मेरे पास 90 देता है क्योंकि 2 डिवाइड बाय 0 करेंगे, जैसे ये 0/2 है ना, 2 डिवाइड बाय 0 करेंगे इनफाइनाइट, 10 में इनफाइनाइट वैल्यू होती है 90 डिग्री की, तो वहां थीटा की वैल्यू 90 आ रही होगी और थीटा की वैल्यू तो 0 है। इसका मतलब ए वाला ही बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इनमें से बाकी कौन सा भी करेक्ट जवाब नहीं है। यस माय डियर, समझ में आ गया सब बच्चों को बातें? एज इट इज हम बात करते हैं फाइंड द पोलर फॉर्म। अब देखो यहां पर क्या घुमा रहा है हमसे, साइन पहले दे दिया, कोस बाद में दे दिया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन जब पोलर फॉर्म की हम बात कर रहे होते हैं तो क्या रूल होता है कि सर पहले ना मतलब रियल पार्ट में कोस होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट में साइन होना चाहिए, तभी तो हमसे इसका कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ, इसका पोलर फॉर्म पूछ रहा है। तो क्यों ना मैं ऐसा कर लूं डायरेक्टली, सर इसको मुझे किसी भी तरीके से क्या बनाना है, कोस बनाना है, इसको साइन बनाना है, एंगल जो भी यहां आएगा वही एंगल यहां होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि सर साइन 30 को हम लिख सकते हैं कोस 60, क्योंकि साइन 30 का मतलब होता है कोस साइन 90 माइनस 60, और 90 माइनस 60 कोस के साथ, साइन के साथ होता है कोस 60 के बराबर। एज इट इज कोस 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 30 को लिख सकता हूं मैं साइन 60, तो यानी कि इसकी जगह मैं यूज कर सकता हूं कोस 60। कोस 60 का मतलब π/3 से है ना, और आई साइन 30 का मतलब साइन π/3 से है, तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। और ये वाला रिजल्ट मुझे कहां देखने के लिए मिल रहा है, इन ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, सी विल बी द राइट आंसर। और इसका जो मॉडुलस यानी कि आर की वैल्यू वो तो ऑलरेडी 1 आएगी, क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं आर निकालता हूं, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फ्रॉम द आइडेंटिटी 1 देता है कि नहीं देता है, तो वो तो 1 देगा, है ना, तो इसका मॉडुलस तो मेरे पास 1 ही है, इसलिए मॉडुलस यहां पर लिखा हुआ भी नहीं है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए थोड़ा प्रीवियस नॉलेज पर है, जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट कराए हैं उन्हीं पर आधारित हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसने क्या कहा हमसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मुझे वैल्यू बताना है, तो इसका देखो मॉडुलस की बात कर रहे हैं, मॉडुलस निकालना है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका मॉडुलस अलग कर लो, इसका मॉडुलस अलग कर लो, इसका मॉडुलस अलग कर लो, इन सभी का तीनों का मॉडुलस अलग अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर? अगर मुझे इसका मॉडुलस निकालना होगा तो इसका मॉडुलस आएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 रूट 1 का स्क्वायर 1, यानी कि मेरे पास ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का मॉडुलस निकालूंगा तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 आ जाएगा। डिवाइड में इसका मॉडुलस निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, मेरे पास कितना आ जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। मेरे पास कुछ ऐसा देखने के लिए यहां पर मिल जाएगा, क्योंकि मॉडुलस हमसे पूछ रहे हैं, हम डिफरेंट मॉडुलस ले सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस के लिए जैसे मेरे पास Z1 Z2 डिवाइड बाय Z3 भी अगर होगा, होल मॉडुलस निकालने के लिए बोलता है, तो हम Z1 का मॉडुलस अलग कर सकते हैं, Z2 का मॉडुलस अलग कर सकते हैं, Z3 का मॉडुलस अलग कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमने इसको ऐसा कर लिया। तो यहां से तो मेरे पास √2 आ गया, यहां से √13 आ गया, 9 और 1 10, यहां से √10 मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि ये तो मेरे पास कट के √5 बनेगा ना, ये मेरे पास √5 बनेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि √13 डिवाइड बाय √5 में मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। या तो यहां पर कुछ वैल्यू चेंज होगी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ये ऑप्शन में रॉन्ग कर सकता हूं। देखो ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं आ सकता, और बी भी बिल्कुल आंसर नहीं आ सकता। सर क्यों नहीं आ सकता? इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज अगर मेरे पास ऑप्शन बी में नेगेटिव है तो मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं आता।
तो ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते, तो मैं इसका एक ऑप्शन ई लिख लेते हैं, यहां पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है जरूर। तो ऑप्शन आ जाएगा √13 डिवाइड बाय √5, दिस विल बी द राइट आंसर। तो ई ऑप्शन इसका बेटा सही जवाब हो जाएगा। यस और नो? बात समझ में आ गई सब बच्चों को? कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी, एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, जैसे कि यहां पर कह रहे थे फाइंड द आर्ग्यूमेंट। इसके आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा देखो, जब हम आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे होते हैं तो आर्ग्यूमेंट पर आधारित, जैसे मैंने डायरेक्टली बताया कि हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज करने के बाद हम इसका आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं, वो तो मैंने बता ही दिया आपको। पर उसके साथ साथ मैंने एक प्रॉपर्टी और आपको बता देता हूं कि जैसे कि लॉगरिथम की होती है, ऐसी आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी भी होती है। अगर मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना है z की पावर n का, यानी कि कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी पावर n है, और उसका मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो क्यों ना मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस n को पहले से ही बाहर भेज दूंगा और मैं निकाल लूंगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि अगर मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना है z1 इंटू z2 का, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनका आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो मैं दोनों का अलग अलग आर्ग्यूमेंट निकाल सकता हूं। आर्ग्यूमेंट z1 का निकाल दूंगा प्लस के आर्ग्यूमेंट z2 का निकाल दूंगा, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं। अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल हमसे कहता है कि आर्ग्यूमेंट z1 डिवाइडेड बाय z2 अगर होगा, z1 डिवाइडेड बाय z2 अगर मुझे देखने के लिए मिलेगा, तो इसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे? तो इसके आर्ग्यूमेंट के लिए करेंगे आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2, ऐसा हम यहां पर कर सकते हैं। तो ये तीन रूल होते हैं आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी के साथ, यानी कि कोडांक की प्रॉपर्टी के साथ, इनका यूज करके हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या रूल होगा, जरा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा ये क्वेश्चन तो डिवाइबर थ्योरम पर आधारित है। अच्छा पिछले वाला क्वेश्चन हमारा छूट गया, ये वाला यहां पर आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लगा रहे थे। तो एक तरीका तो मैंने बता दिया कि रैशनलाइज कर लेंगे, फिर सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा उसका आर्गुमेंट निकाल देंगे। पर दूसरा रूल मैंने क्या बता रहा था कि हम इसको लिख सकते हैं, आर्गुमेंट मुझे निकालना है 1 माइनस के आइटा √3 का, और माइनस आर्गुमेंट निकालना है 1 प्लस के आइटा √3 का, ऐसे करके मुझे इसका आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है। तो ये तरीका मेरे पास होगा आर्गुमेंट निकालने के लिए। तो क्या मैं ऐसे देख सकता हूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? प्लस और माइनस ये जा रहा है मेरे बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा माइनस थीटा ही आर्गुमेंट होता है। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? देखो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल। मेरे पास बना √3, √3 10 में कितने की वैल्यू होती है? √3 10 वैल्यू होती है 60 डिग्री के, 60 मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आ जाएगा। पर ये माइनस के 60 डिग्री आएगा ना, क्योंकि फोर्थ में है, तो फोर्थ में जो आर्गुमेंट होता है वो माइनस के थीटा होता है। ये सब चीजें सिखा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, इससे पीछे माइनस। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट में जो थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू इमेजिनरी डिवाइड बाय, तो ये माइनस के 60 निकल के आएगा, तो माइनस के 120 मेरे पास रिजल्ट आने वाला है इसका। पर यहां पर माइनस 120 नहीं है, चूंकि आर्ग्यूमेंट पूछा गया, अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछता तो माइनस 120 ही आंसर होता। यस सुनो, बट माइनस 120 कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि यहां पर जा रहा होगा, तो आर्ग्यूमेंट तो ये भी हो सकता है ना, यानी कि अगर 360 में से मैंने 120 को माइनस कर दिया तो 240 बच जाएगा, यानी कि 240 भी तो आर्ग्यूमेंट हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इससे पिछले वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही था, उसको मैंने दूसरे तरीके से कराया था, यहां पर मैंने कोई दूसरा मेथड अप्लाई कर दिया। आई होप सो ये वाली बात भी समझ में आ चुकी है सब बच्चों को, है ना जी। चलिए उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहां पर हम डिवाइबर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। देखो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहां पर थीटा की वैल्यू बदल गई है, पोलर फॉर्म वाला ही कॉन्सेप्ट, तो डिवाइबर थ्योरम में मल्टीप्लाई करता हुआ जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 ऑफ द डिवाइबर थ्योरम क्या कर सकते हैं, इसको हमने कोस लिखा, एंगल को आपस में ऐड करते हैं। ये मेरे पास π/2 है, उसके बाद π/2 का स्क्वायर आ रहा है, उसके बाद π/2 की पावर 3 जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल ये मेरे पास इनफाइनाइट तक जाएगा। एज इट इज साइन के साथ चलेगा, आई साइन π/2 आ जाएगा, प्लस π/2 का स्क्वायर आ जाएगा, π/2 की पावर 3 आ जाएगा, और ऐसे मेरे पास चलता चला जाएगा, है ना। ये मेरे पास 2 ही होना चाहिए था ना, इनफाइनाइट तक। तो ऐसा मुझे देखने के लिए यहां पर मिला कि कोस के साथ ये इस तरह की चीजें हमारे पास चल रही होंगी। आई होप सो ये वाली बातें समझ में सब बच्चों को आ चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं इस पे। उसके बाद क्या करते हैं कि कोस में तो मेरे पास इतना बन गया। अब जरा ध्यान से देखो कि ये वाली जो वैल्यूज हैं, क्या ये वाली वैल्यू जीपी में जा रही है? जीपी में कैसे पता लगेगा? देखो आर का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है, आर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले टर्म्स में से फर्स्ट वाले, मतलब सेकंड वाले टर्म्स को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। तो π/2 के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे π/2 से, 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, 1/2 रिजल्ट आ रहा है। इससे डिवाइड करेंगे इसको, मतलब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तब भी मेरे पास पाई से पाई 2 की पावर 2 से 2 की पावर 3 कटेगा, तो 1/2 ही आएगा।
यानी कि आर की वैल्यू सेम जा रही, तो ये जीपी है। और जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का जब सम निकालते हैं यानी कि एस इनफाइनाइट, तो मेरे पास रूल होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो क्यों ना मैं इस वाले क्वेश्चन में ये जीपी का फॉर्मूला लगा देता हूं सम का, इनफाइनाइट टर्म्स का। दैट विल बी ए का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आर का वैल्यू मेरे पास कितना आया, 1/2 निकल के आया। और सेम प्रोसेस साइन के साथ चल रही होगी कि साइन मेरे पास है, यहां पर पाई बाई 2 है, डिवाइड मेरे पास 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। ऐसा मुझे देखने के लिए मिलेगा। इट्स मीन यहां पर मेरे पास ये कोस ऑलरेडी था, पाई बाई 2 1/2 में से 1/2 घटाएंगे, 1/2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास बचेगा कोस पाई, और प्लस के यहां पर बचेगा आई साइन पाई। ठीक है, एंगल दोनों तरफ सेम ही बचते हैं। कोस पाई की वैल्यू -1 होती है और साइन पाई की वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा, -1 बचा। और -1 मेरे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मेरे बच्चे, तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो किसी बच्चे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर, सारी बातें समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं होगी। अब मेरे पास एक आता है, जैसे कि हमने दो कंडीशन सीखी, एक तो कार्टेशियन फॉर्म होती है, एक होती है पोलर फॉर्म, और एक होती है यूलर फॉर्म। जैसे कि हम यहां पर बात कर रहे हैं कि z बराबर x प्लस आई वाई, तो ये जो मेरे पास होती है इसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। यस, ये जो मेरे पास होती है इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म, और ये जो मेरे पास देखने के लिए मिलती है ये होती है यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म में क्या है कि जब मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है √2 e की पावर i पाई बाई 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, जो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐसे लिख रहा हूं कि जैसे कि √2 तो मेरे पास आई है, आर की जगह आ गया, इसको कोस डालेंगे, कोस थीटा की जगह आ जाएगा पाई बाई 3 प्लस के आई साइन आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा पाई बाई 3। ऐसा मैं इसको कर सकता हूं। तो यहां से √2 कोस पाई बाई 3 प्लस के आई साइन पाई बाई 3 देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर मेरे पास ये √2 ऑलरेडी, मतलब यही मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास किस में बन गया, पोलर फॉर्म में बन गया। इसको अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो √2 कोस पाई बाई 3 की वैल्यू, कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस के आई साइन साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ऊपर बाहर तो √2 है, नीचे मैंने 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस आईटा √3 बचेगा, ये कट जाएगा इससे 1/√2 टाइम्स। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी। तो यानी कि 3 तरह की फॉर्म हमारे पास देखने के लिए मिलती है, उन तीनों फॉर्म को समझ लेना है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, ठीक है, पोलर फॉर्म क्या होती है, और ये वाली फॉर्म क्या होती है। इन तीनों फॉर्म के आधार पर आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम वर्गमूल निकालने की बात करते हैं तो क्या मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है a प्लस के आई बी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है मेरे पास, a प्लस के आई बी मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल का मतलब है इसके ऊपर रूट लगा दो। तो मुझसे इसकी वैल्यू पूछता है, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम डायरेक्टली एक ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जरा देखो ध्यान से। जैसे मेरे पास ये है, मुझे इसका वर्गमूल निकालना है, मान लेते हैं इसका वर्गमूल x प्लस आई वाई निकल के आया। इसका जो आंसर है वो कितना है, x प्लस आई वाई है फॉर एन एग्जाम्पल। तो क्या कर सकता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस आईटा बी बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर वहां चला जाएगा, x प्लस आई वाई हो जाएगा, क्या x प्लस आई वाई हो जाएगा, यस सुनो, x प्लस आई वाई हो जाएगा, और मैं यहां पर आ जाएगा स्क्वायर में, इसका स्क्वायर खोलता हूं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, क्योंकि आईटा का स्क्वायर नेगेटिव चला, नेगेटिव आ जाएगा ना, ये आ जाएगा नेगेटिव y का स्क्वायर, क्योंकि i का स्क्वायर -1, और प्लस के 2ixy मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये वाली वैल्यू देखो भाई, और ये वाली वैल्यू देखो, यानी कि जो मेरे पास आंसर आ रहा होता है उस आंसर में हमें क्या करना होता है। अच्छा, यहां से कंपैरिजन करके दिखाता हूं, a प्लस के आई भी है, क्वेश्चन के अंदर ये वाली वैल्यू लिखी हुई थी, रियल पार्ट a जो है वो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर आएगा, इमेजिनरी पार्ट जो b है वो मेरे पास 2xy के बराबर आएगा। यस सुनो, इनके बिहाफ पर मैं क्वेश्चन को बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन कहा गया है √7 प्लस, ठीक है ना, यहां पर लिखा हुआ है 24 आयोटा। मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास ये लिखा हुआ है, मुझे इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या देखना पड़ेगा
कि देखो यहां पर जो ए है, ए मतलब जो क्वेश्चन के अंदर रियल पार्ट है वो 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बी है वो मेरे पास 24 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैंने इस 2 को यहां भेजा तो बी बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 24/2 यानी कि मेरे पास 12 हो जाएगा। अब उसने कहा कि जो ये b बाई 2 है कहीं ना कहीं x और y के बराबर है, और आंसर भी x और y की फॉर्म में है। इसका मतलब मुझे इसके 2 फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1 गुना 12 हो सकता है, 2 गुना 6 हो सकता है, 3 गुना 4 हो सकता है, 4 गुना 3 हो सकता है, 6 गुना 2 हो सकता है, 12 गुना 1 हो सकता है। ये मेरे पास इसके फैक्टर हो सकते हैं। पर यानी कि ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, करेक्ट कौन सा है? तो करेक्ट देखेंगे कि ये तो मल्टीप्लाई आ गया ना मेरे पास, कि भाई पहले वाले के स्क्वायर में से सेकंड वाले का स्क्वायर घटाएंगे तो मेरे पास a के बराबर आना चाहिए। a मतलब 7 है, 7 के बराबर आना चाहिए, यानी कि स्क्वायर का डिफरेंस a के बराबर रियल पार्ट के बराबर आना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 12 का स्क्वायर 144, 7 के बराबर बिल्कुल भी नहीं आएगा। स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे तो मेरे पास आएगा यहां से, देखो ये वाली वैल्यूज, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा 7 चला जाएगा। अब आप कहोगे सर ये भी जा रहा है, ये तो 9 माइनस 16 जा रहा है ना, ये माइनस के साथ जा रहा है। अगर रियल पार्ट -7 होता तो मेरे पास ये वाला फैक्टर लेते में, पर हमारे पास रियल पार्ट माइनस के साथ नहीं है, रियल पार्ट तो मेरे पास 7 है। 7 है तो मुझे ये वाला फैक्टर लेना पड़ेगा ना, और जब मैं ये वाला फैक्टर लूंगा तो इस फैक्टर के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 4 और 3 फैक्टर आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास 4 दिखाई देगी और y की वैल्यू मेरे पास 3 दिखाई देगी। आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे, देखो जो वर्गमूल निकालते हैं प्लस माइनस तो लिखते लिखते हैं, उसके बाद x मतलब रियल पार्ट की वैल्यू 4 आ गई, जो साइन यहां पर लिखा होता है अगर प्लस है तो यहां पर प्लस ही लेके चलेंगे, और प्लस उसके बाद जो आएगा मेरे पास i तो आता आता है, और जो y की वैल्यू है वो कितनी है? 3 है, तो 3i मेरे पास आ गया, i3 लिख देंगे। तो ये मेरे पास क्या होगा? इसका वर्गमूल देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप सो ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी। जैसे कि एक एक क्वेश्चन दिखाता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है -8 -6i मेरे पास है, मुझे इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इस बार मैं एक काम करता हूं, मैं इसके ऑप्शन में लेके चलता हूं। ठीक है जी, इसके ऑप्शन लेके चलता हूं। 1 - 3i, 1 + 3i, 1 माइनस के 3i मेरे पास है। ठीक है, और 1 प्लस के 3i मेरे पास है, प्लस माइनस मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा 3 - i, 3 + i, 3 - i आ जाएगा, और एक मेरे पास आ जाएगा 3 + के i। ऐसा मुझे बताना है। तो अगर जब मेरे पास ऑप्शन आएंगे ना तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान बन जाएगा। क्या कह रहा हूं? अगर मेरे पास ऑप्शन का यूज कर लेंगे तो ऑप्शन का यूज करने के बाद ये क्वेश्चन और भी आसान बन जाता है। कैसे? जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। पहले मैं इसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने सिखाया अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, जैसे मेरे पास जो रियल पार्ट है वो 6 है, तो 6 का पहले करेंगे आधा, आधा करेंगे मेरे पास आ जाएगा 3, 3 के फैक्टर कर लो, 1 × 3 आएगा और 3 × 1 आएगा, और यानी कि डिफरेंस कितना आना चाहिए? -8 आना चाहिए। तो देखो ऊपर वाला 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, -8 आ गया। -8 कहां से आया? इस वाले फैक्टर से आया ना, तो ये वाला फैक्टर आंसर होगा। लिखेंगे कैसे? प्लस माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। उसके बाद बीच में जो यहां पर साइन है, इस वाले साइन की नहीं देखेंगे, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो नेगेटिव, तो यहां पर नेगेटिव आएगा ही आएगा, इट्स रूल, अकॉर्डिंग टू रूल यहां पर माइनस आना ही आना है। उसके बाद y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, तो 3 के साथ आइटा लिखेंगे, तो 1 - 3 आइटा इज द राइट आंसर। तो 1 - 3i कौन सा है? ए वाला है, तो ए विल बी द राइट आंसर। अब मैं कह रहा था कि ऑप्शन अगर मेरे पास है तो क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कैसे? जरा देखो ध्यान से। जैसे मेरे पास यहां पर क्वेश्चन में अगर वर्गमूल पूछ रहा है तो पहले देखो इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है। इमेजिनरी पार्ट का साइन आपने देखा सर नेगेटिव है। अगर इमेजिनरी पार्ट का साइन नेगेटिव है तो आंसर का इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव ही होगा एट एनी कॉस्ट। क्या कहा मैंने? कि अगर यहां पर नेगेटिव है तो क्वेश्चन के आंसर का भी इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई सा एक आंसर होगा। अब जो आंसर है वो तो x और y की वैल्यू दिखाई दे रही होगी ना, तो इन इसके स्क्वायर का डिफरेंस, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस -8 आना चाहिए। अब अगर आंसर -8 आना है यानी कि नेगेटिव आना है, तो यानी कि रियल पार्ट छोटा होना चाहिए। रियल पार्ट छोटा है 1, यहां पर 3 है, तो यानी कि इनका डिफरेंस ही तो माइनस क्या जाएगा,
क्योंकि इनका डिफरेंस तो 3 और 1 का डिफरेंस, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, बड़े के स्क्वायर में से छोटे का स्क्वायर माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू जाएगी, यानी कि पॉजिटिव आना नहीं है। तो मुझे ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आंसर देख के मैं ए वाला आंसर लगा सकता था। आई होप सो ये वाली बात भी आप लोगों को समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए मैं इस पे एक एग्जांपल और समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ताकि आप इसको डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, 3 माइनस 4i, क्वेश्चन लेके चलते हैं 3 माइनस 4i, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। ऑप्शन दे देता हूं ताकि आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन को कर सको। ए, बी, सी एंड डी, मेरे पास 4 ऑप्शन यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, इनमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा, मतलब कौन सा आंसर होगा देखते हैं। पहला कह रहा है मुझसे 2 माइनस आई और 3i, 2 माइनस आई 3i। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एक 3 माइनस आई 4 माइनस आई, 3 माइनस आई 4 माइनस आई, ऐसा मेरे पास दिया गया है, प्लस माइनस इनके बाहर लगा हुआ है। मान लेते ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट मुझे कैलकुलेट करना है। तो क्या तरीका होगा, कैसे इसको हम आसान बना सकते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या रूल होगा जी? ऑप्शन चलेंगे। पहली बात देखते हैं कि भाई इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है क्या। इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव मुझे चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव कहां है? चारों ऑप्शन में है, यानी कि सर यहां से चारों ऑप्शन करेक्ट जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रियल पार्ट है 3, तो यहां पर क्या करेंगे कि इमेजिनरी पार्ट जो है उसका स्क्वायर में से रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस करो। 2 का स्क्वायर 4, माइनस करेंगे इमेजिनरी पार्ट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो मेरे पास 3 जाएगा। यहां से 3 का स्क्वायर 9 माइनस 0, मतलब 0 माइनस 9 जाएगा, तो मेरे पास ये माइनस के 9 बचेगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 1 जाएगा, तो मेरे पास 8 बचेगा। 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 1 जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा? 15 बचेगा। भाई कौन सी वैल्यू रियल पार्ट दे रही है? रियल पार्ट तो 3 था ना, तो 3 तो सिर्फ एक वाला ऑप्शन दे रहा है ना, बाकी ऑप्शन दे ही नहीं रहा, तो हमको डायरेक्टली दिख रहा है ना, हमने स्क्वायर करके डिफरेंस लगा लिया, तो मेरे पास ए विल बी द राइट आंसर, ए सही जवाब इसका हो जाएगा। आई होप सो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आगे मिलेंगे फिर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम एंड लव यू टू ऑल।